Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 Earth structure. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर को. As you all know, the earth is made up of 3 different layers, that is crust, mantle and core. तो आपको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है कि भाई इन तीनों लेयर का मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इनका एक्सटेंट क्या है. एक्सटेंट बोले तो इनका स्प्रेड आउट, कितने किलोमीटर तक पर्टिकुलर लेयर स्प्रेड आउट है. ठीक है. फिर आपको पढ़ना है इनके कंपोजिशन को. कंपोजिशन बोले तो किस लेयर में कौन सा मेटल मिलेगा, कौन सा मिनरल मिलेगा, ये सब भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर मैं आउटर लेयर की बात करूं, किसकी बात करूं, क्रस्ट की बात करूं, तो जो क्रस्ट है बेटा ये सॉलिड रॉक से बनी हुई है. मोस्टली किससे बनी है, बसाल्ट से, ग्रेनाइट से. पर अंदर की लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है, इनका कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को. देखो बेटा, क्योंकि हम मानव हैं, मनुष्य है, तो हमको भगवान ने क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया है, लॉजिक, रीजन दिया हुआ है ना, कि हम किसी भी चीज़ के पीछे के लॉजिक को ढूंढते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा सा हमारे अंदर होता है और इसीलिए हमें मानव कहा जाता है ना. हम एनिमल से थोड़ा सा अलग होते हैं, पर हम एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, भी बात याद रखना. चलो, तो जो मैन है वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर कर रहा है तीनों रिल्म्स को, भले वो लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर को. अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके. ठीक है. सिंस एजेस, बहुत आदिकाल से ही हम लोगों ने इन तीनों लेयर्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया था. लिथोस्फीयर के ऊपर, दैट इज सॉलिड क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर बोले तो सारी वाटर बॉडीज, और एटमॉस्फेयर बोले तो ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ. ठीक है. और ये सब क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमारे अंदर क्यूरोसिटी थी. ठीक है. मैन ने बहुत सारी मिस्ट्रीज जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड थी बेटा, वो तो सॉल्व कर ली हैं. बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी हमें नहीं पता है, पर बहुत कुछ हमने जान लिया है, समझ लिया है. कितने प्लैनेट्स हैं, आउटर लेयर में कितने प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल क्या है, स्पेस क्या है, मून का सरफेस क्या है, सन कौन सी गैसेस से बना हुआ है. बहुत कुछ हमने जान लिया है, बहुत कुछ अभी भी जानना बाकी है. ठीक है. सो द मिस्ट्रीज ऑफ एटमॉस्फेयर बियॉन्ड स्पेस टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हम जान गए हैं. ठीक है. हम ये भी जान गए हैं कि भैया हमारे जो ओशंस हैं वहाँ पर उस कौन से ओशन में कौन सी ट्रेंच है. ठीक है. सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है, किस ओशन में कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, ये सब भी हम जान पाए हैं. ठीक है. पर अभी भी हम कहीं थोड़ा सा पीछे हैं, और वो किस फील्ड है, वो कौन सी फील्ड है जिसमें हम पीछे हैं, वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है. अर्थ के अंदर क्या है, क्यों है, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, ये आज भी हम थोड़ा कम जानते हैं. ठीक है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्टिल रिमेन्स मिस्ट्री among the जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट. तो जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जियोफिजिस्ट हैं, वो भी आज तक इस टॉपिक में सोच ही रहे हैं कि भाई अभी बहुत कुछ है जो हमें जानना है. अब इन दोनों वर्ड का मीनिंग जान लो. अब जियोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं, भूविज्ञानी. ठीक है. और जियोफिजिस्ट हम किसको कहते हैं, भौतिकविद. फिजिक्स क्या होता है, भौतिक है ना, तो भू भौतिकविद को हम बोलते हैं जियोफिजिस्ट, और जियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, भूवैज्ञानिक को. ठीक है. तो आज भी हमारे जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट का ये मानना है कि भाई अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें, मतलब जो हमें पता नहीं है, और कंटिन्यू रिसर्च चल रही है. ठीक है. एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, जिससे हम फ्यूचर में और ज़्यादा जान पाएंगे. बेटा हमारा जितना भी नॉलेज है ना अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का, वो बेस्ड है बेटा इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे. क्यों इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बेस्ड है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो अर्थ के इंटीरियर को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसीलिए हम रिलाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे. ठीक है. हम किसकी स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. कौन से रीज़न की, जो इनएक्सेसिबल रीज़न है. ठीक है. अर्थ का जितना भी वो रीज़न जो इनएक्सेसिबल है, उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस उनको पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बिलीव करके बता देते हैं भैया अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होगा. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखो सेस्मिक वेव्स हो सकती हैं. ठीक है. क्या इनडायरेक्ट एविडेंसेस की यहाँ पर बात हो रही है, वो ध्यान से सुनना. सेस्मिक वेव्स निकलती अर्थ के अंदर से, पर हम अर्थ के अंदर जाके देख तो नहीं सकते कब सेस्मिक वेव कहाँ से कैसे ओरिजिनेट होगी, है ना. जब वो
अपने आप ही आती हैं तो हम उनकी स्टडी करते हैं। फिर हम ग्रेविटी मेजरमेंट के थ्रू भी कुछ ना कुछ अर्थ के अंदर से जानते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जान के हमें पता चल जाता है भैया कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हीट फ्लो कैसे हो रहा है अर्थ के अंदर। तो एक बात जो ये पॉइंट कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुनना कि जितना भी नॉलेज है हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर के रिगार्ड में, वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बेस्ड है। प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड किए वो इनडायरेक्ट एविडेंस? फिजिकल प्रॉपर्टीज ने। किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ने? अर्थ का वो रीजन जो हमारे लिए इनएक्सेसिबल है। देखो एक्सेसिबल होगा तो हम खुद जाकर उसको पढ़ ही लेंगे, पर अर्थ का वो रीजन जो इनएक्सेसिबल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, और उन्हीं इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे हमारा नॉलेज बेस करता है कि भाई अर्थ के अंदर क्या क्या है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना कि वो कौन से इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। तो वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं सेस्मिक वेव्स, ग्रेविटी मेजरमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, हीट फ्लो एट्सेट्रा। चलो अब बेटा ये आप सबने सुना होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर मतलब जितना इंटीरियर में जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सुना है ना आप सबने। देखो तो जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, टेम्परेचर बोले तो तापमान, प्रेशर बोले तो दबाव, और डेंसिटी बोले तो घनत्व। जो चेंज आता है टेम्परेचर में, प्रेशर में, डेंसिटी में, कहाँ पर? अर्थ के इंटीरियर में। जैसे जैसे हम ग्रेटर डेप्थ में, नीचे गहराई में जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी सब में चेंज आएगा। पर आप इसका एस्टिमेशन कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आप खुद तो नहीं जा सकते हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हम जा ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारा जाना। तो फिर हम कैसे एस्टिमेट लगाते हैं भाई कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कैसा होगा, प्रेशर कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी? तो देखो बेटा, जब अर्थक्वेक अकर होता है तो ये सेस्मिक वेव्स को जनरेट करता है, और ये जो सेस्मिक वेव्स हैं ये अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल होती हुई आती हैं। ये जो वेव्स होती हैं जो अर्थ के अंदर से ट्रेवल करती हुई बाहर की तरफ आ रही हैं, जो हमें भूकंप के झटके महसूस कराती हैं, ये जो वेव्स हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं रिगार्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो अगर आप इन वेव्स के पैटर्न को पढ़ लेंगे तो आपको अर्थ के अंदर क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या डेंसिटी है, उसका एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक हुई बात। अगर हम इनकी वेलोसिटी को पढ़ लें, समझ लें, और ये पढ़ने और समझने का काम कौन करते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। तो इन्हें पता चल जाएगा भैया कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, डेंसिटी है अर्थ के इंटीरियर में। अच्छा, दूसरी चीज़, एक तो होगी सेस्मिक वेव्स जो कौन जनरेट करते हैं अर्थ को, एक दूसरा हो गया लावा। वो लावा जो कहाँ से निकल रहा है? वॉल्केनिक एरप्शन से। जब भी वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो लावा बाहर की तरफ आता है ना। तो इस लावा की स्टडी करके भी हमें बहुत कुछ अर्थ के इंटीरियर के रिगार्ड्स में पता चल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद तो वहां जा नहीं सकते। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो थर्मल और फिजिकल स्टेट है अर्थ के इंटीरियर की, अगर आप इसको भी जान लें या समझ लें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा किसके रिगार्ड्स में? अर्थ के कंपोजिशन के रिगार्ड में, अर्थ के स्ट्रक्चर के रिगार्ड में। सो इफ़ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, फर्स्ट यू शुड नो द थर्मल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो थर्मल क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से सुन ले। कनेक्टेड विथ हीट, ऊष्मा से जुड़ा हुआ, ताप से जुड़ा हुआ, थर्मल रिलेटेड और कनेक्टेड विथ हीट। फिजिकल स्टेट आप सबको पता ही है। तो अगर आपको अर्थ के इंटीरियर की फिजिकल या थर्मल स्टेट के रिगार्ड में पता चलता है तो आप इजीली एसर्टेन कर लेंगे कि भैया अर्थ का स्ट्रक्चर ये होगा, अर्थ का कंपोजिशन ये होगा। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तापमान को, बोले तो टेम्परेचर को। तो ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको आप लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई बट नहीं है कि भैया आप जैसे ही 32 किलोमीटर की डेप्थ में अंदर जाते हैं आपका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है। दूसरा 32 और अंदर गए, फिर 1 डिग्री से और टेम्परेचर बढ़ गया, तो मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर आप टोटल बढ़ गया आपका? 2 डिग्री। तो ऐसे ही हर 32 मीटर नीचे जाने पर एक डिग्री से आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर सिर्फ आप 48 किलोमीटर नीचे जाएंगे ना, आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है, इतनी सी दूर तो हम जा रहे हैं 48 किलोमीटर, पर टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो 1200 टू 2000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपको लर्न कर लेनी है कि हर 32 मीटर की डिसेंट पर जो टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, वो कितने डिग्री से राइज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है बात। तो ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, पर किस रेट से बढ़ा हुआ मिलेगा ये आप लर्न कर लें।
हर 1 डिग्री मतलब हर 32 मीटर नीचे जाने पर कितने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इसी रेट से अगर आप डेप्थ में पहुँचे, कितनी डेप्थ में, सिर्फ 48 किलोमीटर की डेप्थ में अगर आप पहुँचे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा भैया आपको, 1200 टू 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम अभी गर्मी में 43 44 सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रोज़ त्राहिमाम करते हैं, तो इस टेम्परेचर के लिए तो हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना होगा। अब बेटा अगर आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। हमने क्या देखा कि 48 किलोमीटर की डेप्थ पर टेम्परेचर 1200 टू 2000 के बीच में मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, इतने भयंकर टेम्परेचर पे क्या कोई भी मटेरियल सॉलिड स्टेट में रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो जितने भी रॉक्स होंगे और जितने भी मटेरियल्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ये इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं कि लावा का जो एरप्शन होता है, वॉल्केनो का जो सोर्स होता है वो लगभग 48 किलोमीटर नीचे ही है। मतलब 48 किलोमीटर की गहराई से ही कहीं वॉल्केनिक एरप्शन शुरू होता है, क्योंकि उतनी ही गहराई पर जितने भी मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, वो किसी स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर हम लोग देखते हैं सारे मेटल्स किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर कम है। पर जहाँ पर टेम्परेचर इतना होगा वहाँ पर तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाएंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो वॉल्केनिक एरप्शन से जो लावा निकलता है उसमें सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती है। इससे ये हमें पता लगता है कि जितना भी वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है वो अर्थ के कितनी गहराई से हो रहा है, 48 किलोमीटर की गहराई से हो रहा है। अब दूसरी चीज़, मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगी। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो थर्ड पॉइंट भी इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है। हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है। तो अब अगर कोर तक पहुँचने वाले हो, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में सेंटर तक जब आप पहुंचने वाले हो, इस पॉइंट तक जब पहुंचने वाले हो तो टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा, 4000 से भी ज़्यादा, 4000 सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, आपको फर्स्ट पॉइंट ने ये बात क्लियरली बता दी है, तभी मैंने बोला इस पॉइंट को लर्न कर लो कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है। अगर इसी रेट से बढ़ता रहेगा तो अर्थ का जो कोर का सेंटर है वहाँ तक अगर आप पहुँचो तो टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बेटा ये जो जनरल फैक्ट हमने बता दिया आपको कि हर 32 मीटर डेप्थ में जाने से टेम्परेचर का राइज 1 डिग्री का होता है। पर जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाओगे, इंटेंस डेप्थ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहराई में पहुंचोगे, तो इस टेम्परेचर का बढ़ने का जो स्पीड है, जो अभी हम यूजुअली क्या लेके चल रहे हैं 1 डिग्री, ये इससे भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर से ध्यान से सुनो, जो पृथ्वी वैज्ञानिक हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि जितना आप गहराई में जाओगे पृथ्वी के अंदर तो तापमान में जो वृद्धि है, तापमान में जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो और ज़्यादा रेट से होने लगता है। ठीक है, अब अगर हम बेटा अपर लेयर की बात करें, अर्थ की अपर लेयर की, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, तो उसमें जो हीट है उसका इंपॉर्टेंट सोर्स रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। अगर आपसे कोई पूछेगा अर्थ की जो अपर लेयर है उसकी हीट का मेन सोर्स कौन है, तो आप क्या बोलोगे, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। रेडियो एक्टिव मिनरल्स की एग्जांपल दो तो आप क्या बोलेंगे, यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, अगर हम मिनरल की बात करें कि सबसे ज़्यादा मिनरल अर्थ की किस लेयर में या कितने किलोमीटर तक मिलते हैं, तो एक बात याद रखना कि शुरुआत के जो 100 किलोमीटर होंगे, सपोज करो ये अर्थ का क्रस्ट है और क्रस्ट से शुरुआती 100 किलोमीटर में आपको 100 किलोमीटर में आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, एबंडेंस मिलेगी मिनरल्स की। ठीक है, इसके नीचे भी आपको और गहराई तक मिनरल्स मिलते जाएंगे, पर उनकी क्वांटिटी धीरे 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 कर कर कम होती जाएगी। इतनी बातें क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम थर्मल कंडीशंस की बात करेंगे। तो अर्थ की जो थर्मल कंडीशंस हैं उनको तो आप लर्न ही कर लो कि भैया शुरुआत के, अगर आप गहराई में शुरुआत में 48 किलोमीटर तक जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको 1200 डिग्री मिलेगा। फिर आप 400 किलोमीटर तक नीचे डेप्थ में जाएंगे तो आपको 1500 मिलेगा। और अगर आप 5100 किलोमीटर की डेप्थ पे नीचे चले जाएंगे तो टेम्परेचर आपको 43,000 डिग्री तक मिल सकता है। तो ये आपको लर्न करना है, आप ये लर्न कर लेना। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे प्रेशर को, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, एक खाली बलून हो और एक भरा हुआ बलून हो, मतलब एक में हवा भरी हुई हो और एक खाली बलून हो, तो आपको क्या लगता है वेट किसका होगा जिसमें हवा भरी होगी? तो बेटा एक बलून जिसमें हम थोड़ी सी हवा भर देते हैं, जब उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है खाली बलून से, तो आपको क्या लगता है एयर में वेट होता है, ठीक है। तो अब आप हमारे अर्थ की कंडीशन का थोड़ा सा सोचो। जो अर्थ है उसके आसपास 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये 1600 किलोमीटर में जो फैली हवाएं हैं ये हमारी अर्थ के ऊपर, अर्थ के इंटीरियर पार्ट पे क्या लगा रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है। अब देखना इस पॉइंट को, वो प्रेशर जो एग्जर्ट करता है कौन, वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, किसके ऊपर, इनसाइड द अर्थ। इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं किसको डिटरमिन करने के लिए, अर्थ के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, अर्थ के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक हुई बात। क्या बात समझ में आ गई? फिर से इस पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो है उसका जो वेट है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अर्थ के इंटीरियर पार्ट पे भी, और उस प्रेशर से भी हम उस प्रेशर जो प्रेशर है उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कैसा कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है अर्थ के अंदर। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट इक्वल्स टू किसके बराबर है, अ प्रेशर ऑफ 14.7 IB पर स्क्वायर इंच। एक एटमॉस्फेरिक यूनिट किसके इक्वल है बेटा, प्रेशर ऑफ 14.7 IB पर स्क्वायर इंच, ठीक है। अगर इस रेट से प्रेशर लगता रहा तो 2500 किलोमीटर की गहराई में जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। और अगर हम कोर की बात करें, and at the core of the earth the pressure is estimated to about 3.5 million atmosphere। इतनी बातें समझ में आई आपको? फिर से ध्यान से देखो, वन एटमॉस्फेरिक यूनिट, एक एटमॉस्फेरिक यूनिट किसके बराबर है, 14.7 IB पर स्क्वायर इंच के बराबर है। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2500 किलोमीटर की डेप्थ में अगर हम देखें तो ये जो प्रेशर है ये 1 मिलियन एटमॉस्फेयर हो जाएगा। वहीं पर कोर की अगर हम बात करें तो ये प्रेशर कोर में कितना हो जाएगा, अबाउट 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर। जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट को हम क्या भी बोल सकते हैं बेटा, ATM, ठीक है। सच में ATM बोलते हैं इसको। ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक हुई बात। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट दैट इज ATM, 1 ATM इज इक्वल्स टू 14.7 पाउंड्स, ठीक है। क्लियर है, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अब आप लोग यहाँ पर जो 1 मिलियन एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हो ये क्या है, ये यूनिट है ना। तो जब आप 2500 किलोमीटर की डेप्थ पे होंगे तो वहाँ पर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, ठीक है। कितने के बराबर होगा, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। और ऐसे ही जब आप अर्थ के बिल्कुल कोर तक पहुँच जाएंगे यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ATM क्या है, वन एटमॉस्फेरिक यूनिट, जो किसके बराबर होती है, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की डेंसिटी को। तो बेटा जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की वो कितनी है, 5.5। अब इसमें जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो सरफेस लेयर है उसकी डेंसिटी सिर्फ कितनी है, 2.7। और ये जो आउटर लेयर है ये किससे बनी हुई है बेटा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, सियाल। फिर जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर को हम बोल रहे हैं सीमा, जिसकी डेंसिटी है बेटा 4.3। कितनी डेंसिटी है, 4.3। ये किससे बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। और जो कोर वाली लेयर है वो बनी है नाइफ से, जहाँ पर Fe आयरन है और Ni निकेल है, ठीक है बात। और इसकी डेंसिटी 16 तक हो सकती है, 16 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर से डेंसिटी हम ध्यान रखेंगे, डेंसिटी एवरेज डेंसिटी जो अर्थ की है वो 5.5 है। जो सरफेस लेयर है ना कॉन्टिनेंट की, वो सियाल से बनी हुई है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट से बनी हुई है। जो एवरेज डेंसिटी जो डेंसिटी है इस लेयर की वो 2.7 है, एवरेज नहीं, एवरेज तो 5.5 है। फर्स्ट वाली लेयर की, कॉन्टिनेंट लेयर की
2.7 इसकी डेंसिटी है, सिलिका और एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट से बनी हुई है, ठीक है। फिर ऐसा माना जाता है जो बेटा जो मिडिल लेयर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सीमा है, सिलिका मैग्नीशियम से बड़ी है और इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग 4.3 है। फिर अगर हम कोर की बात करें तो जो कोर है अर्थ का उसके अंदर नाइफ है, दैट इज Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, ठीक है। और इसकी डेंसिटी ऐसे माना जाता है 16 तक हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, अर्थ के स्ट्रक्चर को। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं अर्थ की, आपको सेस्मिक वेव का नॉलेज हो गया है, आपने प्रॉपर पैटर्न को पढ़ा है सेस्मिक वेव्स के, ठीक है, तो आपने वॉल्केनिक एरप्शंस को देखा है, आपने लावा को पढ़ा है, लावा की स्टडी की है, तो आपको अर्थ की स्ट्रक्चर के रिगार्ड्स में बहुत कुछ पता चल गया होगा, है ना। और ये तो प्रिटी श्योर, मतलब ये तो लगभग पूरा पता चल ही गया है कि भैया जो आपकी अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ सरफेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के, सेस्मिक वेव्स के पैटर्न और बिहेवियर को जानकर, जो लावा निकला है वॉल्केनो से उसके पैटर्न को पढ़कर, उसके कंपोजिशन को जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये बिलीव किया है कि जो अर्थ है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहले हम बेटा क्रस्ट को पढ़ेंगे जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। जो वर्ड लिथोस्फीयर है ये ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है जिसका मीनिंग होता है रॉक, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखते चलो, क्या देखोगे इसमें, ये देखो पैसिफिक ओशन दिख रहा है जो क्रस्ट के ऊपर, अरे यार एक मिनट, पैसिफिक ओशन है, ये इंडिया है, ये अरेबिया है, ये अटलांटिक ओशन है, फिर ये मेंटल वाली लेयर है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ठीक है। और ये जो इनर कोर है बेटा, यहाँ पर जितनी भी रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, ठीक है। डेंस है मतलब उनका घनत्व ज़्यादा है, जैसे आयरन है, निकल है, दोनों का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लेयर को ढूंढा था, उनके नाम पे इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। एक और होगी, कहाँ गई, वो क्यों नहीं है भाई, मिल गई, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को भी अभी हम पढ़ेंगे। चलो यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ठीक है। यहाँ पर मेंटल की लेयर ख़त्म होती है और आउटर कोर शुरू होता है, इसके बीच की जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देखो जैसे कि यहाँ पर मेंटल ख़त्म हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है आपका कोर, इसके बीच में आपको मिलेगी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गुटेनबर्ग। ऐसे ही जहाँ पर क्रस्ट ख़त्म हो रहा है और मेंटल चालू हो रहा है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसे हम मोहोरोविक कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको इतनी चीज़ें पता चल गई, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखना, मोहो डिसकंटिन्यूटी और ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो देखो ये रहा आपका ओशन, ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये माउंटेन्स हैं, ये सियाल वाली लेयर रहेगी, ये सीमा वाली लेयर रहेगी और ये रहेगा फिर आपका मेंटल। ये तो इतना समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो चलो, जो क्रस्ट है जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लिथोस्फीयर ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है जिसका मतलब होता है रॉक्स। जो आउटर लेयर है अर्थ की, उसकी थिकनेस 6 to 48 किलोमीटर तक रहेगी। इसमें 2 लेयर होगी, सियाल और सीमा। जो सियाल है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये किस किस से मिलके बने हैं, बहुत सारी रॉक्स, है ना, विच हैव डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, जिनके अंदर ग्रेनाइट है, जिनका घनत्व है। फिर जो ग्रेनाइट लेयर है उसे सियाल कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ, जो ग्रेनाइट लेयर है उससे हम सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है। जो ग्रेनाइट लेयर है, जो सियाल है, वो साइमा के ऊपर फ्लोट करती रहती है, मतलब तैरती रहती है, ठीक है। जो साइमा की लेयर होगी उसके ऊपर फ्लोट करने का काम किस लेयर का है, सियाल लेयर का है। फिर से ध्यान से सुनो, जो लिथोस्फीयर है उसकी जो थिकनेस है वो 6 to 48 किलोमीटर तक होगी। उसमें 2 लेयर हैं, एक सियाल और सीमा।
जो सियाल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता रहता है। जो सियाल है उसमें सॉलिड और कॉन्टिनेंटल पार्ट आएगा अर्थ के क्रस्ट का। ये बहुत सारी रॉक से बना हुआ है जिनकी डेंसिटी है और ग्रेनाइट इनमें मिलेगा आपको। जो ग्रेनाइट लेयर है उसको हम सियाल क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि उसमें सिलिका है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब हम सीमा को पढ़ेंगे। ये लोअर कंटिन्यूस लेयर है जिसे हम सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम है, इसीलिए सिलिका का SI एम या मैग्नीशियम से, और इसे क्या बोला, सीमा। इनकी जो एवरेज डेंसिटी होती है और जो कंपोजिशन होता है सिमिलर टू दैट कॉमन ब्लैक वॉल्केनिक लावा कॉल्ड बसाल्ट, और वो बिल्कुल बसाल्ट की तरह ही होता है। फिर आएगी बेसाल्टिक लेयर, और जो बेसाल्टिक लेयर है ये ओशन फ्लोर के नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट का थिनेस्ट पार्ट होता है। बेसाल्टिक लेयर कहाँ मिलेगी? सीधे ओशन फ्लोर के नीचे मिलेगी। ये सबसे पतली लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल एरियाज में ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक जो लेयर होती है उसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 45 to 48 होती है। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की बात करें, ओशन लेयर के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ है वहाँ पर जो ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक लेयर होती है उनकी थिकनेस लगभग 45 to 48 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट की बात हो रही है। पहला पॉइंट बोलता है जो बेसाल्टिक लेयर है वो सीधे किसके नीचे? ओशन फ्लोर के नीचे, और ये सबसे पतली है। फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक जो लेयर होती है दोनों मिलके या इनकी थिकनेस कितनी होती है? 45 to 48, दोनों मिलके नहीं, इनकी जो थिकनेस है वो 45 से 48 तक होती है। जो डेंसिटी होती है सियाल की वो कम होती है, 2.7 ही होती है, और सीमा की डेंसिटी 2.95 होती है। तभी तो जो सियाल लेयर है वो सीमा के ऊपर क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है। जो जो लिथोस्फेयर है, उस क्रस्ट है, उसके रिगार्ड में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको पता होना चाहिए, वो सुनो ध्यान से। जो थिकेस्ट क्रस्ट होता है वो किसके नीचे होगा? माउंटेन्स के नीचे। ठीक है, और थिनेस्ट जो पार्ट होगा क्रस्ट का वो किसके नीचे होगा? ओशन फ्लोर के नीचे। ठीक हुई बात? तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान से रखना। जो क्रस्ट है, द क्रस्ट ऑन द होल इज थिकेस्ट बीनियथ माउंटेन्स के नीचे ये थिकेस्ट है। थिनेस्ट सबसे पतला है अंडर द ओशन। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स, ये बहुत सारी रॉक्स से मिलके बना है। इट्स अपर मोस्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो किससे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। फिर से क्रस्ट सबसे ज़्यादा थिक मिलेगा आपको माउंटेन के नीचे, सबसे ज़्यादा थिन पतला मिलेगा ओशन के नीचे। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स, जो अपर मोस्ट पार्ट है ऑब्वियसली बात ऑब्वियस है कि वो कैसे बना होता है बेटा? सेडिमेंट्री रॉक से। जो सेडिमेंट्री लेयर होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती है बेटा पूरे सरफेस पर अर्थ के, है, और यूजुअली ये बहुत थिन होती है। जो सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर होती है, जो सेडिमेंट्री लेयर होती है ये कंटिन्यूस नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा पतली भी होती है। जो थिकनेस होती है सेडिमेंट्री रॉक की वो 3.2 से 32 किलोमीटर तक की होती है। किस एरिया में? वो भी फोल्डेड माउंटेन वाले एरिया में। अब एक और पॉइंट जो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, देखो पहले तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आए कि सबसे थिक कहाँ पर होगा? माउंटेन्स के नीचे। सबसे थिन कहाँ होगा? ओशन के नीचे। ठीक है, जो सेडिमेंट्री लेयर है वो कंटिन्यूस भी नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पतली है। 3.2 से 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, और 32 किलोमीटर बेसिकली कहाँ मिलती है? फोल्डेड माउंटेन्स के नीचे। जो ग्रेनाइटिक लेयर है कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली कॉन्टिनेंट्स, ग्रेनाइटिक लेयर किसको कंसिस्ट करती है? कॉन्टिनेंट्स को। बेसाल्टिक लेयर ओशन को। ठीक है, द ग्रेनाइटिक लेयर कंसिस्ट ऑफ मोस्टली कॉन्टिनेंट एंड बेसाल्टिक लेयर ऑफ ओशन फॉर्म द अपर लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट किस किस से मिलके बना है? तो दो चीज़ें, ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक लेयर। अब इसको अकेले सीधे लिथोस्फीयर क्यों नहीं कह देते बेटा? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसीलिए इसको एक और थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन करके आपको बता रहे हैं कि भैया ग्रेनाइटिक लेयर है, बेसाल्टिक लेयर है। ग्रेनाइटिक लेयर कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है और बेसाल्टिक लेयर ओशन से जुड़ी हुई है। हाउएवर जो सियाल है वो डिसकंटिन्यूस लेयर है जो कंटिन्यूस फ्लो कर रही है सीमा के ऊपर, क्योंककि सीमा की डेंसिटी ज़्यादा है और सियाल की डेंसिटी कम है। द कॉन्टेक्ट जोन ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल और क्रस्ट जहाँ पर मिलते हैं उसे हम डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है बात? फिर से
जो अपर लेयर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये किस किस से मिलके बना है? ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक लेयर। ग्रेनाइटिक लेयर हम किसको कहते हैं? मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। बेसाल्टिक लेयर ओशन, ठीक है। सियाल जो है वो कंटिन्यूसली किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? सीमा के ऊपर, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट जोन है किस किस के बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। आफ्टर द यूगोस्लाव साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, यूगोस्लावियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोहरोविकिक। उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जाना सबसे पहली बार और हमें बताया, इसलिए उनके नाम पर ही इस ट्रांजिशन जोन का नाम रख दिया मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी। चलो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, सियाल और सीमा में। तो जो सियाल है, सियाल बेटा, ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की। ये जो सीमा है ये सियाल लेयर के नीचे मिलता है। इसकी जो थिकनेस है वो 20 किलोमीटर तक होती है। इसकी जो एवरेज थिकनेस है 25 से 30 किलोमीटर तक होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके बनते हैं सियाल, ठीक है। ऐसे ही सीमा बनता है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके। फिर जो सियाल लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं है एंड इट नॉट ट्रेसेबल ऑन द ओशन बेसिन, ठीक है। ये ओशन बेसिन में आपको नहीं मिलेगी। द सियाल बीइंग लाइटर रिमेन्स फ्लोटिंग ओवर द हेवियर सीमा। और ये क्योंकि लाइट है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए सीमा के ऊपर फ्लोट करती रहती है। ये कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है। तो डिफरेंस देखो, ये अपर मोस्ट है, यह सियाल के नीचे है। इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर तक है, इसकी 25 से 30 किलोमीटर तक है। ये सिलिका एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, सिलिका मैग्नीशियम से मिलके बनी है। जो सियाल लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं है, ओशन के ऊपर इसके ट्रेसेस हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। बल्कि के जो सीमा है वो कंटिन्यूस लेयर है। अब हम पढ़ेंगे मेंटल को। तो ये सेकेंड लेयर होती है ना, क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। इट्स अपर बाउंड्री मार्क्ड बाय मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। इसकी जो अपर बाउंड्री होती है उसे हम मोहरोविकिक डिसकंटिन्यू कहते हैं। जो लोअर बाउंड्री होती है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। देखो, ये रही क्रस्ट, ये रही मेंटल और ये रही कोर। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ट्रांजिशन फेस होगा उसे हम क्या कहते हैं? मोहरोविकिक। ऐसे ही मेंटल और कोर के बीच में जो ट्रांजिशन फेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो डेप्थ होती है मेंटल की वो 35 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और 2900 किलोमीटर तक चलती रहती है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ मेंटल वेरीज बिटवीन 35 टू 29 किलोमीटर। बेटा अगर अब हम बात करें मोहरोविकिक डेंसिटी की, तो ये 3.3 होगी मोहो डिसकंटिन्यूटी के एरिया में और 3.7 तक जा सकती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एरिया तक, ठीक है। ये जो लेयर है इसमें मैग्नीशियम होता है, आयरन सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सल्फाइड्स भी होते हैं, ठीक है। अपर मेंटल में निकल और आयरन भी होते हैं, लोअर मेंटल में। ये जो लेयर है ये मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट से बनी है। सब्सटेंशियल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सल्फाइड्स भी हैं अपर मेंटल में, निकल और आयरन भी मिलेगा आपको लोअर मेंटल में। इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेंटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर मेंटल है उसे हम कह सकते हैं एस्थेनोस्फीयर और जो लोअर मेंटल है इसे कह सकते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर की भी एक लेयर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अपर मेंटल को हम कह सकते हैं एस्थेनोस्फीयर और लोअर मेंटल को हम कह सकते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है। बेटा जो लोअर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर का वो मेसोस्फीयर की तरह ही सॉलिड है, ठीक है। मतलब जो हमारा अपर मेंटल है वो सॉलिड नहीं है, पर जो लोअर मेंटल है वो किस स्टेट में है? सॉलिड, ठीक है। जबकि कि जो अपर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर का वो पार्शियली मॉल्टन स्टेट में है, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो अपर मेंटल कैसा है? सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मॉल्टन स्टेट में, जबकि कि लोअर मेंटल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट है बेरोस्फीयर या कोर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? बेरोस्फीयर। इसमें भी दो लेयर होती हैं, एक होती है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर, ठीक है। कोर या इनर कोर आउटर कोर आप जैसे भी बोलना चाहो। कोर जो है बेटा वो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज कोर। ये बहुत ज़्यादा डेंस है। ये किससे बनी है? आयरन और निकल से मिलके बनी है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होता है।
जो आउटर पेरीमीटर है कोर का उसे हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। द आउटर पेरीमीटर ऑफ कोर कमेंसेस एट द गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। सरफेस से कितना नीचे? 2900 किलोमीटर नीचे जाओगे तो आपको एक ट्रांजिशन फेस मिलेगा जिसे हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और यहीं से क्या स्टार्ट होती है? हमारी कोर, ठीक है। वेयर दिस आउटर कोर एग्जिस्ट इन मॉल्टन फॉर्म, यहाँ पर ये जो आउटर कोर होगी किस फॉर्म में होगी बेटा? मॉल्टन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, मेंटल का जो अपर पार्ट है वो लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, फिर जो लोअर पार्ट है वो सॉलिड है, और फिर मॉल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा। फिर से ध्यान से सुनो, जो आउटर पेरीमीटर है कोर का वो क्या है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। कहाँ पर मिलेगा? 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। जहाँ पर जो आउटर कोर है वो मॉल्टन फॉर्म में है, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। केक के बैटर की तरह है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब ठोस भी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इनर कोर को। तो इनर कोर का रेडियस 1400 किलोमीटर का है। इसे माना जाता है, ये विश्वास है, ये बिलीव है कि ये नाइफ से बना है, आयरन और निकल से बनी है ये लेयर। पर ये सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है बेटा कि सारे मेटल्स फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। 3 मिलियन टन्स ग्रेटर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देन द सरफेस। सरफेस पे जो भी प्रेशर है उस प्रेशर को कितने टाइम कर लो आप? 3 मिलियन टाइम। उतना ज़्यादा प्रेशर है सेंटर में, और जिसके कारण सारे मेटल किस स्टेज में आ चुके हैं? किस स्टेट में आ चुके हैं? सॉलिड। बेटा इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, अंडर दीज कंडीशन इवन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एक्सीडेड causing them to remain in solid state, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट, जो डेंसिटी है उसकी रेंज है 14 to 16। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप अर्थ के अंदर आ गए हैं, टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा until it may reach to 4000 degree। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section। ये लास्ट वाला पॉइंट पूरी तरह दिख नहीं रहा है तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो डेंसिटी है इस लेयर की 14 to 16 है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा शार्पली जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, until it reaches to 4000 डिग्री सेल्सियस।